आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, यूजीसी नेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग आईएसओ पे बात करते हैं। आईएसओ क्या है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम किन किन चीज़ों की बात करेंगे कि स्टैंडर्ड क्या है, आईएसओ के बारे में बताएंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, उसकी हिस्ट्री बताएंगे, कैसे कब शुरू हुआ, आईएसओ स्टैंडर्ड्स जो पॉपुलर है उनके बारे में बात करेंगे, हमें स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत ही क्यों है, और उसके स्ट्रक्चर और गवर्नेंस के बारे में। शुरू करते हैं। व्हाट इज स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड क्या है? समथिंग सेट अप एंड एस्टैब्लिश बाय अथॉरिटी एज अ रूल फॉर द मेजर ऑफ क्वांटिटी, वेट, एक्सटेंट, वैल्यू और क्वालिटी। वो कुछ हम स्टैंडर्ड्स मेज़र करते हैं, जैसे कि क्वांटिटी एक हम रखते हैं कि इसी क्वांटिटी का होना चाहिए, स्टैंडर्ड ये क्वांटिटी है, या इस वेट का स्टैंडर्ड ये वेट होना चाहिए, मतलब सबके लिए ये वेट होना चाहिए, सबके लिए ये वैल्यू होनी चाहिए, सबके लिए ये क्वालिटी होनी चाहिए। तो एक स्टैंडर्ड हम एक मेजरमेंट हम रख लेते हैं सब चीज़ों का, उसे ही हम कहते हैं स्टैंडर्ड। ISO standards are internationally agreed by experts. Think of them as a formula that describe the best way of doing something. ISO को जो स्टैंडर्ड हैं वो इंटरनेशनली एग्रीड किए गए हैं कि ये स्टैंडर्ड जो है वो सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छे हैं। अब ISO के स्टैंडर्ड है क्या, पहले जान लेते हैं कि ISO क्या है। ISO is an independent non-governmental international organization with a membership of 165 national standard bodies. International Organization for Standardization, ISO Central Secretariat, वेनर, जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। दूसरी बात, इसमें कितने मेंबर हैं? मेंबरशिप कितनी है? 165 नेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज हैं। ये शुरू कैसे हुआ? शुरू हुआ 1946 में इन लंदन में। 65 डेलीगेट्स फ्रॉम 25 कंट्रीज मीट टू डिस्कस द फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन। इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में डिस्कस करने के लिए 25 कंट्रीज की मीटिंग हुई थी लंदन में 1946 में। फिर 1947 में ISO ऑफिशियली कम्स इनटू एग्जिस्टेंस विद 67 टेक्निकल कमिटीज, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट फोकसिंग ऑन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। 1947 में ISO ने ऑफिशियली सामने आए 67 टेक्निकल कमिटीज़ के साथ, जी जो होते हैं ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट होते हैं, जिनको जो एक सब्जेक्ट के बारे में एक्सपर्ट होते हैं, उन लोगों की एक कमिटी आई, ठीक है। वो 67 थे। फिर पहला फर्स्ट ISO स्टैंडर्ड हुआ 1951 में। द फर्स्ट ISO स्टैंडर्ड कॉल्ड रिकमेंडेशन एट दिस टाइम ISO R1951 स्टैंडर्ड डिफरेंस टेम्परेचर फॉर द इंडस्ट्रियल लेंथ मेजरमेंट इज पब्लिश्ड। कौन सा स्टैंडर्ड आया? ISO 2016 जियोमेट्रिक प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, स्टैंडर्ड डिफरेंस टेम्परेचर फॉर जियोमेट्रिकल प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। पहले इसका नाम ये था ISO R1951, फिर इसका हो गया, इसमें अमेंडमेंट करके इसको कर दिया ISO 2016 जियोमेट्रिकल प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड डिफरेंस टेम्परेचर फॉर जियोमेट्रिकल प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। अब हो गया 2016 में, और पहले था स्टैंडर्ड डिफरेंस टेम्परेचर फॉर इंडस्ट्रियल लेंथ मेजरमेंट्स, ठीक है। फिर ISA इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। 1960 में ISO पब्लिश द स्टैंडर्ड ISO 31 ऑन क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। क्वांटिटी और यूनिट पे ISO 31 उन्होंने पब्लिश किया 1960 में, जिसने अब रिप्लेस कर दिया है ISO 80,000 हो गया है वो, ठीक है। ISO 31 इज बेस्ड ऑन SI सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। द SI सेट्स आउट वन यूनिट फॉर ईच क्वांटिटी, फॉर एग्जाम्पल मीटर फॉर डिस्टेंस, सेकेंड फॉर टाइम। जैसे मीटर डिस्टेंस के लिए है, सेकेंड टाइम के लिए है, ऐसे ही SI ने एक यूनिट स्टैंडर्ड कर दिया है, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बना दिया है, जिसका नंबर है ISO 31। तो ऑब्जेक्ट ऑफ ISO सिस्टम इज टू रीच वर्ल्ड वाइड यूनिफॉर्मिटी इन यूनिट्स और मेजरमेंट। ये इसलिए किया गया कि जो यूनिट्स और जो मेजरमेंट की यूनिट है वो यूनिफॉर्मिटी हो जाए, मतलब एक जैसी हो जाए सबकी, इसलिए ये यूनिट का स्टैंडर्ड लाया गया है
ISO 80,000 sets out these units and how to use them. फिर इन्वायरमेंटल में भी ISO ने स्टैंडर्ड दिया है. 1971 में ISO क्रिएट्स इट्स फर्स्ट टेक्निकल कमिटीज in the environmental field, air quality and water quality. Today, these committees have been joined by other groups of environmental experts focusing on many subjects including soil quality, environmental management and renewable energy. इन सब सब्जेक्ट पे ISO बने, इन कमिटीज़ ने बनाए. फर्स्ट क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड जो हुआ वो हुआ ISO 9000 फैमिली, और ये बहुत पॉपुलर स्टैंडर्ड है. In 1987, ISO published first quality management standard. Standards in the ISO 9000 family have gone on to become some of the most well-known best-selling standard. तो ISO 9000 family जो बना वो पहला बना क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड. फिर ये डिजिटल हो गया. ISO 1995 में फर्स्ट वेबसाइट इन्होंने लॉन्च की, और 5 years के बाद ISO स्टार्ट सेलिंग इट्स स्टैंडर्ड्स ऑनलाइन बेचने लगे. तो मोस्ट पॉपुलर स्टैंडर्ड जो एग्ज़ाम में आते हैं वो है क्वालिटी मैनेजमेंट, ISO 9000 फैमिली, ISO 14000 फैमिली इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट. ISO 9000 फैमिली इज वर्ल्ड बेस्ट नोन क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड फॉर कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी साइज. और ISO 14000 फैमिली इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट इम्प्रूव योर इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस विद दिस फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड. ISO/IEC 27001 information security management, providing security for any kind of digital information. ISO/IEC 27000 family of standard designed for any organization. तो ये जो है ये क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए याद करना है. ये 14000 फैमिली है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए, और 27001 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए. हम सबको डिस्कस करेंगे आगे. तो ISO EI 27001 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है? इन 2005 ISO and IEC's joint technical committee JTC1 launches ISO IEC 27001 a management system standard और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए जो ISO स्टैंडर्ड दिया गया वो दिया गया ये. As businesses become increasing reliant on information technology, securing system and minimizing risk ever more important. क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अब ऑनलाइन सारा सब कुछ होने लगा है, तो उसको सिक्योर करने के लिए इस ISO की ज़रूरत थी. और 2005 हैज़ बिकम वन ऑफ द ये सबसे पॉपुलर स्टैंडर्ड बन गया ISO 27001. फिर ISO 14001 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम. 1996 ISO launches its environmental management system standard ISO 14001. The standard provides tools for companies and organizations to help them identify and control their environmental impact. कंपनीज को ये पता लगाने के लिए कि उनके प्रोडक्ट से क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या एटमॉस्फेयर में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये ISO 14001 बनाया गया इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम. फिर बहुत इंपॉर्टेंट है ये ISO 26000 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. और UGC नेट सोशल वर्क में ये क्वेश्चन आया था कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कौन सा ISO यूज़ किया जाता है, तो वो है ISO 26000. In 2010 launches ISO 26000, the first international standard providing guidelines for social responsibility. और ये बता देती ये क्वेश्चन आया था जून 2019 में. रिसेंटली का ही क्वेश्चन था कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सा ISO है. बहुत सारे ऑप्शन दिए थे 19000, 32000, 26000, 14000 और बता रहा था कि कौन सा सही है. तो सही है 26000. ये 2010 में लॉन्च किया गया. द फर्स्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस. और ये पहला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड था जो गाइडलाइन देता था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए. एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ बिकम एन everyday part of business, ISO 26000 has established itself as a global benchmark for organizations that care about the impacts on wider society. तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया गया जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में डील करते थे, क्योंकि अब सारे बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करना ही है और देखना है कि वो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनको उनकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है.
तो उन्हें उनके लिए ये ISO बनाया गया। फिर ISO 5001 एनर्जी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड। एनर्जी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड लॉन्च्ड विद एनर्जी वन ऑफ द most critical challenges facing the international community. ISO 5001 provides public-private sector organization with management studies to increase energy efficiency, reduce cost and improve energy performance. तो ये ISO बनाया गया पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जिससे कि उनकी जो कॉस्ट कम हो सके और उनकी एनर्जी परफॉर्मेंस बढ़ सके। तो ISO 5001 एनर्जी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड। फिर है ISO 22000 फूड सेफ्टी मैनेजमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड टू हेल्प प्रिवेंट फूड फ्रॉम बीइंग कंटेमिनेटेड। खराब होने से बचाने के लिए फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं। ISO's फूड स्टैंडर्ड्स बेनिफिट्स प्रोड्यूसर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, रेगुलेटर्स, रिटेलर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल यू एंड मी द कंज्यूमर। मैं, हम और आप कंज्यूमर्स के लिए ये फूड सेफ्टी मैनेजमेंट बनाया गया है ISO, जिससे कि फूड पे ये बता सके ये कितने दिन चलेगा, कितने दिन, जैसे कि जो फ्रीज फूड खाते हैं, ठीक है, जो प्रिजर्व्ड फूड खाते हैं, जो आजकल मार्केट में आने लगा है फास्ट फूड, जैसे स्नैक्स आप खा सकते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब तो पैक्ड खाना भी आने लगा है, ठीक है। तो वो सब के लिए एक फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रखा गया है कि इतने दिनों से इतने दिनों तक के लिए ही ये इसे कंज्यूम किया जा सकता है, उसके बाद ये ख़राब हो जाएगा। तो ISO ने 22000 फूड सेफ्टी मैनेजमेंट दिया है। फिर ISO ने कंट्री कोड दिया है 3166। द पर्पस ऑफ ISO 3166 इज टू डिफाइन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कोड्स ऑफ लेटर्स एंड और नंबर्स दैट वी कैन यूज व्हेन वी रिफर टू कंट्रीज एंड सब डिवीजन। ये इसलिए दिया कि कंट्रीज आइडेंटिफाई की जा सके और उसके सब डिवीजन आइडेंटिफाई किए जा सके। फिर और बहुत सारे ISOs हैं जो मैंने इसमें दे दिए हैं कि ISO 6 कैमरा फिल्म स्पीड। One of the earliest ISO standards, ISO 6, allowed photographers to select the right film for their subject. Language code, ISO 639 describe language in an internationally accepted when this standard. Date and time format, ISO 8601 is internationally accepted when it represents to dates and times. ISO 9660 images for computer. The standard then enable compact डिस्क के लिए भी एक स्टैंडर्ड दिया गया है। फिर मेडिकल डिवाइसेस के लिए 13485 दिया गया है। मैनेजमेंट क्वालिटी थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ मेडिकल डिवाइस विद मेडिकल डिवाइस की कितनी लाइफ रहेगी, उसके लिए ISO ने 13485 दिया है। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको मेरी और अच्छी वीडियोस मिलती रहे जो आपके एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होगी। फिर इसके बाद सस्टेनेबल इवेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ISO 20121 मैनेज द सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट विद दिस स्टैंडर्ड। ISO 31000 रिस्क मैनेजमेंट के लिए, द मैनेज द रिस्क दैट कुड jeopardize योर कंपनीज परफॉर्मेंस विद दिस ISO स्टैंडर्ड। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी दिया गया है, जैसे कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसको डेंजर से बचाया जा सके, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट दिया गया है 31000। फिर एनर्जी मैनेजमेंट है। ISO स्टैंडर्ड फॉर हेल्पिंग ऑर्गेनाइजर मैनेज दियर एनर्जी परफॉर्मेंस, उसके लिए दिया 5001, मैं पीछे बता चुकी हूँ। मेडिकल डिवाइसेस मैं बता चुकी हूँ। फिर एंटी बाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है। ISO 37001 या कीजिए 37001 प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड एड्रेस ब्राइबरी को डिटेक्ट करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए ये ISO दिया गया है 37001। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ISO IEC 17025 टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, टेस्टिंग कैलिब्रेशन परफॉर्म यूजिंग स्टैंडर्ड मेथड, नॉन स्टैंडर्ड मेथड एंड लाइब्रेरी डेवलप मेथड्स। तो ये लैबोरेटरीज के लिए ऐसे आप याद सकते हैं, लैबोरेटरीज के लिए ISO है IEC 17025। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए बता चुकी हूँ। ऑक्यूपेशनल एंड हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए 45001 रिव्यू वर्क प्लेस रिस्क एंड मेक श्योर दैट एवरीवन गेट्स होम सेफली, उसके लिए दिया गया है ISO 45001। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिए।
इसके बाद ISO ITU IEC हिट द रेड कार्पेट, मतलब इनको अवार्ड मिला है। एम इज अवॉर्डेड फॉर जॉइंट वर्क प्रोड्यूसेस एंड एडवांस वीडियो कोडिंग स्टैंडर्ड। द स्टैंडर्ड एनेबल साउंड एंड मूविंग पिक्चर्स टू बी हेवीली कंप्रेस, एनेबली इंटरनेट स्ट्रीमिंग विद मिनिमम लॉस क्वालिटी। क्वालिटी का लॉ, उसकी उसकी जो गुणवत्ता है उसको कम ना हो, उसकी गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए स्टैंडर्ड जो बनाए इन्होंने IEC, मैंने ये बताया था IEC 27 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला, और ये सब मैंने आपको बताए थे जो स्टैंडर्ड्स के लिए इन्होंने इनको अवार्ड मिला है, एमी अवार्ड मिला है ISO को। फिर हमें ISO की ज़रूरत ही क्यों है हमारी ज़िंदगी में, ISO की क्या इंपॉर्टेंट है, हमें ISO की ज़रूरत क्या है। ISO standard are key part of our society as they ensure quality, safety in both as products and services in international trade। जैसे कि क्यों स्टैंडर्ड्स की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ये हमारी ये क्वालिटी बताता है एक तो प्रोडक्ट की, और सेफ्टी बताता है, और वो दोनों ही प्रोडक्ट और सर्विसेज जो जो वो प्रोडक्ट और उस प्रोडक्ट की सर्विसेज के बारे में भी बताता है कि अगर इसकी सर्विसेज वो सेफ़ है तो उसकी सर्विसेज भी हमारे लिए अच्छी रहेंगी, और क्वालिटी अच्छी तो प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि मान लीजिए ISO 9001 जो है वो क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड का ISO है। दिस एंश्योर क्वालिटी एंड सेफ्टी विद रिगार्ड टू प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट, एज अ रिजल्ट कस्टमर सेटिस्फिकेशन में बी इंक्रीज ड्यू टू द ट्रस्ट क्रिएटेड बाय ISO। अगर किसी प्रोडक्ट पे ISO का स्टैंडर्ड लगा है क्वालिटी मैनेजमेंट का कि उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी सेफ्टी कैसी है, तो फिर मान लीजिए एक मिनट थोड़ा अटक गया। देखिए, मान लीजिए कि आप कोई टूल किट लेते हैं। अब टूल किट में अगर ISO के स्टैंडर्ड लगे हैं तो आपको पता है कि उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी और सेफ्टी जो है वो बहुत सही होगी, तो आप उसको ले लेंगे। जैसे कि ISI मार्क है, ठीक है, जैसे ISI मार्क है। जब ISI मार्क सिर्फ इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट पे होता है तो हमें लगता है कि वो सेफ़ है और उसमें शॉर्ट सर्किट या हमें करंट लगने की संभावना नहीं है, तो हम उसे ले लेते हैं। वैसे ही ISO सर्टिफाइड जो प्रोडक्ट होता है उनमें भी यही होता है कि उसकी क्वालिटी और उसकी क्वालिटी और उसकी सेफ्टी की हमें पता होता है कि वो सेटिस्फाइड है, तो हम उसके अपने सेटिस्फिकेशन को उसको ले लेते हैं। ऐसे ISO 45 जैसे ये अगर किसी पे छपा हुआ हो, ठीक है। ऐसे ही मैंने जैसे सबसे पहला सिंबल जब मैंने ये वीडियो शुरू की थी तो मैंने आपको दिखाया था, जैसे कि ये इसमें सर्टिफाइड कर रखा है 14001 को कि ये जो है वो क्वालिटी जो है वो अच्छी है और सेफ है, ठीक है। तो जब किसी चीज़ पे ऐसा सर्टिफिकेशन हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि वो प्रोडक्ट जो है हमारे लिए सेफ है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर और गवर्नेंस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो ये पूछा जा सकता है कि जनरल असेंबली क्या है, इसके प्रिंसिपल ऑफिसर्स कौन है। तो जनरल असेंबली इज ओवर रीचिंग ऑर्गन, अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ एनुअल मीटिंग अटेंडेड बाय मेंबर्स एंड प्रिंसिपल ऑफिसर्स। अब देख लेते कौन है। ISO काउंसिल है। ISO काउंसिल इज द कोर गवर्नेंस बॉडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, रिपोर्ट्स टू द जनरल असेंबली। जो ISO काउंसिल है वो रिपोर्ट करती है जनरल असेंबली को। ये 3 टाइम्स a year, 3 बार एक ईयर में 3 बार इनके मीटिंग होती है, एंड इज मेड अप ऑफ 20 मेंबर बॉडीज। ये 20 मेंबर से बना हुआ एक जनरल असेंबली है। ISO काउंसिल है 20 मेंबर से बना हुआ ISO काउंसिल है। ISO ऑफिसर एंड द चेयर्स ऑफ द पॉलिसी डेवलपमेंट कमिटीज, CSSC, CO, COPO, कोपोलोको, कास्को, डिवेको। ISO ऑफिसर एंड द चेयर्स ऑफ द पॉलिसी डेवलपमेंट कमिटीज ये सारी हैं, कास्को, कोपोलोको और डिवेको। द काउंसिल हैज डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर अ नंबर ऑफ बॉडीज रिपोर्टिंग टू काउंसिल। अब इसमें क्या क्या होता है। द प्रेजेंट कमिटी एडवाइजेज काउंसिल ऑन मैटर्स डिसाइडेड बाय काउंसिल। तो प्रेजेंट कमिटी है वो एडवाइस करता है काउंसिल को जो भी मैटर्स में डिसीजन लेना है। काउंसिल स्टैंडर्ड कमिटीज
Council standing committees address matter related to finance, strategy and policy, nominations for government positions, and have oversight over the organizations and governance practices. Advisory groups provide advice on matter related to ISO's commercial policy. Commercial policy से related matters पे advisory group उन्हें advice करती है. एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ISO कमर्शियल पॉलिसी एडवाइजरी ग्रुप प्रोवाइड एडवाइस ऑन मैटर रिलेटेड. एडवाइजरी ग्रुप इन मैटर्स पर एडवाइस देती है ISO कमर्शियल पॉलिसी पर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर. फिर कास्को प्रोवाइड गाइडेंस. जो कमिटीज़ मैंने बताई थी 3, उसमें कास्को जो है वो गाइडेंस कन्फर्मेटी असेसमेंट, वो गाइडेंस देती है कन्फर्मेटी असेसमेंट पे. कोपोलोको प्रोवाइड गाइडेंस ऑन कंज्यूमर इशू. कंज्यूमर के जो इश्यूज होते हैं उस पर गाइडेंस देती है कोपोलोको. और डेवोको प्रोवाइड गाइडेंस ऑन मैटर रिलेटेड डेवलपिंग कंट्री. डेवलपमेंट कमिटी से कंट्री से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उन पर गाइडेंस देती है डेवोको. तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कन्फर्मेटी असेसमेंट में कौन सी कमेटी गाइडेंस देती है, तो वो है कास्को. और अगर कंज्यूमर इश्यूज पे पूछा जाए तो कोपोलोको, और डेवलपिंग कंट्री से पूछा जाए तो डेवोको. मेंबरशिप टू द काउंसिल इज ओपन टू ऑल मेंबर बॉडीज. जितने भी मेंबर्स हैं उन सब को मेंबरशिप मिल सकती है काउंसिल की. एंड रोटेट्स टू मेक श्योर इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी. तो वो रोटेट होती रहती है ये श्योर करने के लिए कि जो भी मेंबर्स हैं इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, कि वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो मेंबर्स कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं. अब इसमें मेंबरशिप है. मेंबरशिप के बारे में पीछे मैंने बोला था कि मेंबरशिप उनको वो ले सकते हैं मेंबरशिप अगर वो मेंबर कम्युनिटी मेंबर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं. तो ISO इज़ अ नेटवर्क नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी दैट रिप्रेजेंट ISO इन देयर कंट्री. ISO इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज जो रिप्रेजेंट करती हैं ISO को रिप्रेजेंट करती हैं कंट्री में. ठीक है, वो मेंबरशिप का मतलब है कि वो सब जो लोग हैं वो जो बॉडीज़ है वो रिप्रेजेंट करेंगे ISO को अपनी कंट्री में. 3 member categories. There are 3 member categories, each enjoying different level of access and influence over the ISO system. ISO system में ये 3 member categories होती हैं जो अलग अलग लेवल पर अपने पोस्ट को एक्सेस करती हैं, अपने लेवल को एक्सेस करती हैं. फिर एक होती है टेक्निकल मैनेजमेंट बोर्ड. ठीक है, हमने सबसे पहले देखा प्रेजेंट कमिटी, काउंसिल स्टैंडर्ड कमिटी, एडवाइजरी ग्रुप, पॉलिसी डेवलपमेंट कमिटीज. ठीक है, अब एक टेक्निकल बोर्ड भी होता है TMB. द मैनेजमेंट ऑफ द टेक्निकल वर्क इज टेकन केयर ऑफ बाय द टेक्निकल मैनेजमेंट बोर्ड विच रिप्रेजेंट द काउंसिल. ये काउंसिल को रिपोर्ट करते हैं और ये टेक्निकल वर्क पर देखते हैं कि टेक्निकल वर्क जो है वो सही तरह से मैनेज हो रहा है. इन दिस बॉडी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेक्निकल कमिटीज. दिस बॉडी इज ऑल्सो, ये बॉडी टेक्निकल कमिटीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. डेट लीड स्टैंडर्ड डेवलपमेंट एंड स्ट्रेटजी एडवाइजरी बोर्ड्स क्रिएटेड ऑन टेक्निकल मैटर्स. जो स्ट्रेटजीज बनती हैं टेक्निकल मैटर्स पर उनको लीड करती है टेक्निकल मैनेजमेंट बोर्ड. अब ISO का गवर्नेंस स्ट्रक्चर मैं बता चुकी हूँ. पहले प्रेजेंट कमिटी है, फिर काउंसिल स्टैंडिंग कमिटी है जिसमें ये सारी कमिटीज़ हैं, फिर एडवाइजरी ग्रुप्स हैं जिसमें ये हैं 2. हम पीछे बात कर चुके हैं 2 ग्रुप्स के बारे में. एक था ISO कमर्शियल पॉलिसी CBAG और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ITSG. ठीक है, उसके बाद है पॉलिसी डेवलपमेंट कमिटीज कास्को, कोपोलोको और डेवोको. ठीक है, फिर इसमें जनरल असेंबली है जिसके अंडर आते हैं काउंसिल्स. ठीक है, काउंसिल स्टैंडिंग कमेटी काउंसिल के अंदर आएगा. फिर यहाँ से चलते हैं टेक्निकल कमिटीज, फिर TMB, फिर काउंसिल. और काउंसिल से पहले इसके साथ हो गई पहले टेक्निकल कमिटी, फिर TMB, फिर उसके बाद काउंसिल, फिर यहाँ से सेंट्रल सेक्रेटरीट, फिर काउंसिल, फिर जनरल असेंबली.
तो सबसे ऊपर है जनरल असेंबली और सबसे नीचे है टेक्निकल कमिटीज और सेंट्रल सेक्रेटरीट। अब प्रिंसिपल ऑफिसर्स देख लीजिए इसके। एडी नौजरोज आईएसओ के प्रेसिडेंट हैं जो केनिया के हैं, 2021 के अभी के ये प्रेसिडेंट है आईएसओ के। ईडी नेजोरोज, प्रोनाउंसिएशन के लिए आई एम सॉरी, बहुत मुश्किल है ऐसे प्रोनाउंस करना। फिर उसके वाइस प्रेसिडेंट है स्कॉट स्टिडमैन, यूनाइटेड किंगडम के हैं और ये भी 2021 के ही हैं, 2021 के ही। फिर है साउ कुक चॉय जो वाइस प्रेसिडेंट है टेक्निकल मैनेजमेंट सिंगापुर 2022। फिर ओलरिका फ्रेस्किंग है आईएसओ प्रेसिडेंट एलेक्ट स्वीडन 2021। फिर प्रिंसिपल ऑफिसर्स में डोमिनिक क्रिस्टिन आईएसओ ट्रेजर स्विट्जरलैंड 2021। फिर सेर्गियो मोनिको आईएसओ सेक्रेटरी जनरल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आईएसओ सेंट्रल सेक्रेटरी, आईएसओ के सेंट्रल सेक्रेटरीट के सेक्रेटरी जनरल है। फिर मित्सो मासो है फाइनेंस में आईएसओ वाइस प्रेसिडेंट जापान 2022। तो आप देख रहे होंगे आईएसओ में अलग अलग कंट्रीज के हैं। केनिया के तो प्रेसिडेंट बने हुए हैं, स्वीडन के हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट यूनाइटेड किंगडम के हैं और आईएसओ के वाइस प्रेसिडेंट टेक्निकल मैनेजमेंट की सिंगापुर की हैं। ऐसे ही आईएसओ सेंट्रल सेक्रेटरीट के आईएसओ जो है सिगो मिजोको, ये भी दूसरी कंट्री के, कंट्री नहीं लिखा है। फिर ये जापान के हैं आईएसओ वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस के, ट्रेजर के हैं स्विट्जरलैंड के। तो अलग अलग कंट्रीज से आईएसओ ने ऑफिसर्स बनाए हुए हैं। तो थैंक यू, यहीं तक था आईएसओ का बारे में मैंने आपको बताया। और ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएसओ स्टैंडर्ड कब आते हैं एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और यूजीसी नेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, सोशल वर्क के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा